हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 के कंटिन्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होती है। उसमें हमने डोमिनेंट स्टेट पढ़े थे और रिसेसिव ट्रेट पढ़े थे। मेंडल के लॉ पढ़े थे हमने और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड का मैंने आपको मतलब बताया था, जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होता है, जैसे कि टॉल है या शॉर्ट है, रिंकल है या राउंड है, पर्पल है या पिंक है, कलर बेसिस पे ऐसे हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप जब पढ़ेंगे तो डाई हाइब्रिड में आपको दो करेक्टरिस्टिक्स लेने हैं, जैसे कि आपने ले लिया टॉल एंड रेड कलर का, शॉर्ट एंड आपने साइज़ का ले लिया जैसे कि रिंकल या टॉल एंड राउंड, ऐसे करके आपने दो करेक्टरिस्टिक इसमें समझने हैं। तो वो हमारा हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड में दो करेक्टर, मोनो हाइब्रिड में एक करेक्टर। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डायग्राम के ठीक आपको मिल जाएंगे डायग्राम के साइड में, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं है यूजुअली, लेकिन वो एज अ स्टेटमेंट आ सकता है। जैसे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो था वो मोनो हाइब्रिड में किया था, उसको एक्सप्लेन करो, तो आप वो पहले वाला जो टॉलनेस एंड टॉलनेस टी वाला जो आपने डायग्राम बनाया था, आप उसको एक्सप्रेस करोगे, राइट। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको दिया जाएगा जैसे कि हेरिडिटी काम कैसे करती है, या फिर स्टेटमेंट ये हो सकती है आपकी, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, बोलेंगे इसके बाद एक्सप्लेन, और ये आपका आ गया है 3 मार्क्स में अगर ऐसा होता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ऐसे ही कुछ दो क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगेन आपको बहुत रटाफिकेशन वाली लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन जो आपने पहले उठाई है, और साथ में आप अगर डायग्राम भी शो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला हमारा यही हो जाएगा कि जीन्स जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं करेक्टरिस्टिक और ट्रेट को, और दूसरा कि हाउ डज हेरिडिटी वर्क, हेरिडिटी काम करती कैसे। हमने ये पढ़ लिया हेरिडिटी ये है वो है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, हमें ये भी पता है हेरिडिटी क्या है, लेकिन हेरिडिटी काम कैसे करती है, ये जो हमारे अंदर ट्रेट्स आते हैं वो होते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं। माता पिता से जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर गई है वो पूरी तरह से नहीं गई है, तो वो कैसे है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सेल्यूलर डीएनए जो होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन का मतलब सेल का जो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, सेल का प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, सेल्यूलर डीएनए, राइट। सेल्यूलर डीएनए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जो आपके सेल प्रोटीन को बनाता है। अब इसी तरह आप ये समझो, सेल्यूलर क्यों बोले, क्योंकि सेल के लेवल पे, इसलिए सेल्यूलर। और डीएनए के फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें ये है कि जो डीएनए का एक सेक्शन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस एक प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जीन फॉर दैट प्रोटीन जो भी आप बना रहे हो उसमें। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ है, सेल्यूलर डीएनए में। फिर उससे क्या बनता है, उसके अंदर जो सेल्यूलर प्रोटीन है सेल का वो बनता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं जीन। और यही जीन नेसेसरी है आपके हेरिडिटी को आगे ले जाने के लिए या आपके ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसी तरह वो हमारे अंदर काम करता है, और इसी तरह हम बोलते हैं कि जो डीएनए है वो हमारा प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर लिख देना है। और क्या है इसके बारे में, ये है कि प्रोटीन जो होते हैं वो सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक कैसे कंट्रोल करते हैं, जीन्स बेसिकली कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक एग्जांपल है टॉलनेस का, ठीक है, क्योंकि हमने टॉलनेस ही पढ़ा था। तो टॉलनेस का अगर आप एज अ कैरेक्टरिस्टिक आप टॉलनेस को ले लो, तो ये समझो कि टॉलनेस जो है आपने पढ़ा होगा 7 चैप्टर में, जिसमें आपने बताया गया था कि हॉर्मोन्स हैं अलग अलग चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। ऑक्सिन जो है वो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, जो उसको ग्रोथ लेने में हेल्प करता है आगे। तो इसी तरह हमारे प्लांट्स में, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं वैसे प्लांट के अंदर भी हार्मोन होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन है जो ग्रोथ को ट्रिगर करता है, तो उसके अंदर जो प्लांट की हाइट है वो डिपेंड करती है कितना, हाइट ऑफ प्लांट किस पे डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ वो प्लांट हार्मोन
जो पर्टिकुलर आपको प्लांट हार्मोन उस टाइम पे चाहिए, राइट। तो एक पर्टिकुलर हार्मोन पे डिपेंड करेगा कि हाइट कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि आपकी हाइट किस पे, तो आप ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। उसी तरह प्लांट के लिए भी अलग अलग हार्मोन होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे साइटोकिनिन्स है, उसके अंदर गिबरलिन्स हैं, वो कोई पेड़ को बढ़ने में हेल्प करता है, कोई पेड़ की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है, कोई फलों को पकने में हेल्प करता है। उसी तरह टॉलनेस को मान लो कि वो हाइट ऑफ द प्लांट को जो अगर बढ़ाना है उसे, वो ट्रेट होना चाहिए उसके पास, तो वो एक हार्मोन है जो रिलीज़ करता है उसको, ठीक है। अब जो हार्मोन, कितना हार्मोन बन रहा है, जो अमाउंट ऑफ हार्मोन है वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, उसी तरह कितना प्लांट हार्मोन रिलीज़ कर रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर वो जो एंजाइम है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर वो एफिशिएंट है, एंजाइम एंजाइम अच्छा वर्क करेगा, एफिशिएंट है, तो प्लांट टॉल हो जाएगा। बट नॉट एफिशिएंट है, उतना नहीं है जितना चाहिए, तो वो प्लांट शॉर्ट ही रह जाएगा। मतलब वो करेक्टरिस्टिक होते हुए भी वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले कि हमारे अंदर सेलुलर डीएनए होता है जो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन जो सेल प्रोटीन बनाते हैं, सेल प्रोटीन के लिए ऐसे आपका एक हो गया, जैसे कि एक प्रोटीन क्या हो गया, जीन। अब वो कैसे कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है जीन वो कैसे करता है कि वो डिपेंड करता है, जैसे कि टॉलनेस, ग्रोथ या फिर साइज़ हो गया, शेप हो गया, वो हार्मोन पे डिपेंड करता है। हॉर्मोन्स कैसे डिपेंड करते हैं, हार्मोन डिपेंड करते हैं एंजाइम पे। एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम अगर ज़्यादा अच्छा है तो हार्मोन अच्छे प्रोड्यूस होंगे, हार्मोन अच्छे प्रोड्यूस होंगे तो हाइट अच्छी प्रोड्यूस होगी, हाइट अच्छी प्रोड्यूस होगी तो पेड़ टॉल बनेगा। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर अगर कोई ऑल्ट्रेशन है तो एंजाइम लेस एफिशिएंट बनेगा। अगर एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा तो जो अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज हो रहा है वो भी लेस होगा। और जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जीन्स, इस वजह से हम बोलते हैं कि जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे ट्रेट्स को। क्योंकि अगर प्रोटीन अच्छा नहीं होगा तो एंजाइम अच्छा नहीं बनेगा, एंजाइम अच्छा नहीं बनेगा तो हार्मोन अच्छा नहीं बनेगा, हार्मोन अच्छा नहीं बनेगा तो प्लांट टॉल नहीं होगा। आप इसमें टॉलनेस ले रहे हो, पेपर में आप दूसरा ट्रेट भी ले सकते हो, सच एज कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज़ हो सकता है, इसमें अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये भी एक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो असर्शन रीजनिंग में 1 नंबर का भी आ सकता है या फिर एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेनेशन जो होती है वो 2 मार्क्स की भी हो सकती है, 3 मार्क्स की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैंने जो आपको बताया सिर्फ की पॉइंट बताए हैं, आपको ये आंसर पूरा मेंटेन करके पेपर में आपको अच्छे से लिखना है कि सेल्यूलर डीएनए जो होता है वो सेल प्रोटीन बनाता है, जीन जो होता है वो जिसको हम जीन बोलते हैं उस प्रोटीन का। फिर आप एक टॉलनेस का एग्जांपल दोगे कि अगर प्लांट की हाइट है वो उस पर डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा पार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, इसमें आपको जैसे टेबल बनाई थी उतनी बड़ी टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल डायग्राम बना के भी इसमें शो कर सकते हैं। इसमें भी आपका F1 एंड F2 प्रोजेनी विच इज़ आपका एक जनरेशन और दूसरा जनरेशन के बारे में आप लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा जो हमने बुक में एग्जाम्पल लिया हुआ है, कौन सा लिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हमने राउंड एंड ग्रीन, और दूसरा कौन सा ले रखा है हमने, रिंकल और येलो। आप देखेंगे येलो वाई से डोनेट है, तो अगर वो प्योर येलो है तो उसको कैपिटल वाई दिया है। ग्रीन को ये नहीं आप जी कर दोगे, ग्रीन को आपने स्मॉल वाई से किया हुआ है। और क्योंकि जो राउंड है उसको कैपिटल आर, तो जो नॉन राउंड हो गया मतलब रिंकल वो स्मॉल आर। तो सबसे पहले वही है, पहले आपने ऐसे प्रोसीजर लिखा, ये कैसे काम करेंगे, फिर आप इन दोनों को क्या कराएंगे, इन दोनों के कैमर को, ये आपका पेरेंट्स है, इससे जनरेशन कौन सी आएगी, F1। तो आप करेक्टरिस्टिक लेंगे इसमें राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन करेक्टर, और यहाँ ले लेंगे रिंकल और येलो का एक करेक्टर। अब ये दोनों को आप क्या करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन जब आप कराएंगे तो पहला जनरेशन जो आएगा F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, वो सारे के सारे आपके होंगे राउंड एंड
येलो। आप इसको देख भी सकते हैं, राउंड के लिए यहाँ पे कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली राउंड डोमिनेंट है, और येलो डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई, राइट। तो सारे के सारे आपके F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो। तो हमारे पास किस किस वैरायटी के आ गए? पहला जो पेरेंट वैरायटी है वो हमारे पास क्या है? राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो। फिर इन दोनों ने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो क्या हुआ? राउंड एंड येलो, सारे के सारे राउंड एंड येलो। अब आप F2 प्रोजेनी के लिए क्या करेंगे? राउंड एंड येलो को लेंगे, राउंड एंड येलो को लेंगे और इन दोनों को क्या करवा देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे ही आप इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ F2 प्रोजेनी में आपके पास वैरायटी ऑफ सीड्स आएंगे। अब आप ऑब्वियसली इतना बड़ा शो तो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप ये जो पूरा डायग्राम बुक में है वैसे भी शो करोगे तो आपको उतना ही नंबर मिलना है, आपको वो लिख के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप इसमें आप देख लेंगे उन्होंने जो टोटल सीड ऑब्टेन किए थे वो थे 556। ना बच्चे, यहाँ पे जो रेशियो है ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं। 556 की जगह आपको 1600 भी पूछ सकते हैं, 1600 सीट्स, 1000 सीट्स, वो उन पर डिपेंड करता है। अगर आपको रेशियो आता है तो आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। तो 556 में से 315 जो सीट्स थे वो थे आपके राउंड और येलो। मैं राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रही हूँ, येलो के लिए कैपिटल वाई, और यहाँ मैं लिख के देती हूँ। राउंड के लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल आर, येलो के लिए यूज़ किया है कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए यूज़ किया है स्मॉल वाई, और रिंकल के लिए यूज़ किया है, रिंकल के लिए यूज़ किया हमने स्मॉल आर, राइट। तो अब आप नीचे देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है आपका वो राउंड और येलो प्रोड्यूस हुए थे। 108 सीड्स आपके राउंड एंड ग्रीन प्रोड्यूस हुए थे। 101 सीड आपके रिंकल और येलो प्रोड्यूस हुए थे, और एक न्यू वैरायटी, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। पहले कभी ऐसा ट्रेट नहीं दिखा, अब ऐसा ट्रेट दिखा जिसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो पहले नहीं दिखे। जैसे कि 32 ऐसे सीड्स हुए जो कि रिंकल और ग्रीन थे। मतलब दूसरी जनरेशन में जो सबसे दबा हुआ ट्रेट था वो निकल के बाहर आया, रिंकल और ग्रीन। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो इनका रेशियो पूरा सॉल्व करने में कैसा आया था? 9:3:3:1। तो अब साफ सी बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको पूछेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप तो आप लिखोगे 1:2:1। पूछेगा फिनोटाइप तो आप लिखोगे 3:1। लेकिन यहाँ पूछता है कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, या फिर उसमें पूछेगा जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो उसमें क्या रेशियो था, तो उसमें एक ही आप रेशियो लिखोगे। इसमें सिर्फ फिनोटाइप का रेशियो आपके पास गिवन है, जीनोटाइप का आपको लिखना नहीं होता। हालांकि लिख सकते हैं लेकिन पूछते नहीं एग्जाम में ज़्यादा। तो फिनोटाइप का जो रेशियो है वो है 9:3:3:1, राइट। अब इसको मैं एक एग्जांपल में आपको डाल के दिखाती हूँ कि अगर पेपर में आपको ऐसे दिखे तो आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपको सब कुछ पूछा, ऊपर मेंडल का आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद पूछा है कि मान लो आपके पास 1600 सीट्स हैं, तो अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो उस कैरेक्टरिस्टिक पे तो आपको क्या लगता है कि कितने कैसे प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक दे दिए उन्होंने, राउंड और यही वाले हम ले लेते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, राउंड और ग्रीन और रिंकल और येलो। तो उसमें आप देखोगे 1600 सीट को पहले आप, इसमें 4 का है तो आप इसको प्लस कर लोगे, 9 + 3 + 3 + 1 विच विल बिकम 16। अब 16 है आपके पास तो आप 1600 सीट को पहले 16 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100। अब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 3 को 100 से, 3 को 100 से और 1 को 100 से। यू विल गेट 900 सीट्स, 300 सीट्स एंड 300 सीट्स, अगेन 100 सीट्स, राइट। अब आप बोलोगे इसमें ऐसे क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पे दिया था गिवन वैल्यू कि 1600 है। अगर वो आपको 556 देता तो अमाउंट ऑफ नंबर ये थे आपके पास 315, 108, 101 एंड 32। अब आपको क्या बताना है इसमें कि 900 कैसे सीट थे? 900 थे आपके पास रिंकल और येलो, सॉरी राउंड और येलो। 300 थे आपके पास राउंड और ग्रीन। 300 थे आपके पास रिंकल और येलो। और लास्ट जो 100 सीट थे वो कुछ ऐसे थे जो पहले कभी नहीं दिखे, विच इज़ रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो
अलग से दिखता है, मतलब फ्यूचर पहले की जनरेशन में अगर वो ट्रेट नहीं एक्सप्रेस हुआ तो दूसरे जनरेशन में वो ट्रेट एक्सप्रेस होकर अलग से दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा। इसलिए इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बताया जाता है कि ऐसे ट्रेट जो पहले कभी नहीं थे लेकिन बाद में दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेट होते नहीं है, ट्रेट होते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को उतनी तरह जितना करना चाहिए। तो ये एक आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था। और क्या क्वेश्चन है हमारे पास? और ये है कि हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ वो सेल जो हमारे अंदर बनते हैं। तो अगर देख लो कि हमारे अंदर अलग अलग ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। माता के अंदर होते हैं XX, पिता के अंदर होते हैं XY। अगर ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आ रहे हैं तो हमारे अंदर तो जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। तो बोल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता है? तो वो बता रहे हैं उसमें कि जब दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं जब एक एक काम कर रहे होते हैं तो हमें एक क्रोमोसोम मिलता है एक पेरेंट से, एक्स मिलेगा या तो वाई मिलेगा। मतलब माता से एक क्रोमोसोम आता है और पिता से एक क्रोमोसोम आता है, तब जाके वो क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी तरह हमारे यहाँ पे बैलेंस किए जाते हैं। पैटर्नल ओरिजिन से एक क्रोमोसोम, मैटरनल ओरिजिन से एक क्रोमोसोम। जब वो दोनों जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो हमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही दिखाई देता है प्रोजेनी में। प्रोजेनी मतलब हम जो फ्यूचर में पैदा हुए हैं माता पिता से। तो यहाँ से पता चलता है कि स्टेबिलिटी जो होती है DNA की बनी रहनी चाहिए यहाँ पे स्टेबिलिटी। तो यही एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। मतलब एग्जांपल में आपको क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दो दो शेयर हो रहे हैं तो डबल क्यों नहीं हो जाता अमाउंट? तो आपको आंसर क्या देना है? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द DNA पैटर्नल ओरिजिन से वी चूज वन क्रोमोसोम एंड मैटरनल से एक क्रोमोसोम, देन इट बिकम बैलेंस। ठीक है, और इसी वजह से दोनों साइड में बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी DNA की बंदी रहती है। लास्ट जो रहता है आपका वो है हाउ डू वी डिटरमाइन द सेक्स इन द ह्यूमन। तो आपको कैसे पता कि मेल है या फीमेल? तो रेशियो देख लो, मेल या फीमेल होने का रेशियो क्या है? 50% है, 50-50। 50-50 कैसे है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैटरनल ओरिजिन में माता के पास कंटेन करता है XS और फादर के पास कंटेन करता है XY क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम होते किसके अंदर हैं? एग्स में होते हैं फीमेल में जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, मेल में स्पर्म में होते हैं जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर एक्स का मैटरनल ओरिजिन एक्स है और पैटर्नल एक्स आया तो आपका बनेगा फीमेल। मैटरनल एक्स है और पेरेंट से आया मतलब फादर से आया है वाई तो बनेगा XY विच इज़ मेल। सो चांसेस आर 50-50%। तो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्चा क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। तो उस वजह से आपके अंदर ये बैलेंस रहता है। और अगर ये आपको एक्सप्लेन करना हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है तो या तो आप जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है ऐसे बना सकते हो, या फिर आप बॉक्स वाला जो सबसे पहले आपको शो किया गया था वैसे वाला आप शो कर सकते हो। सबसे ईजी प्रोसीजर वही है जिसमें आपको बॉक्स बनाना होता है। आप उसमें मैटरनल डाल लोगे XX, फादर का डाल देंगे XY। पहले इसको करेंगे तो XX देन XY, अगेन फिर नीचे बॉटम में दिखाएंगे तो XX और फिर XY। तो यहाँ बोल सकते हो देयर इज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग अ मेल एंड 50% चांस ऑफ बीइंग अ फीमेल। तो ये आपको पहले तो डायग्राम बनाओगे, वेल एंड गुड। साथ में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देना है। ऐसा नहीं है कि डायग्राम बना दिया नंबर मिलेंगे, नो वंडर नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। थ्योरी पार्ट आपको लिखना भी पड़ेगा। जैसे आप लिख सकते हो कि हमारा जो ह्यूमन में सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ से जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट्स से हमारे। ठीक है, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन बताओगे कि जो ह्यूमन्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। मोस्टली क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन में उसमें मैटरनल और पैटर्नल कॉपी आती है। जैसे कि 22 पेयर होते हैं हमारे अंदर, लेकिन एक पेयर जो होता है 1 पेयर। वैसे कितने पेयर हो गए? 22 पेयर। और 1 पेयर क्या होता है हमारा? सेक्स क्रोमोसोम, जो मेनली डिटरमाइन करता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा परफेक्ट पेयर में नहीं होते। अगर वो होमो पेयर होंगे जो कि मदर में होते हैं XX, और हेट्रो पेयर होंगे तो XY जो फादर में होता है।
तो इसमें आप देखोगे नॉर्मल साइज़ जो होता है वो एक्स होता है और शॉर्ट वन को हम क्या बोलते हैं वाई। तो वुमेन आर एक्स एक्स एंड मैन आर एक्स वाई। और उसके बाद आप आगे बताओगे इसी चीज़ को जो आपने लिखा है, सिर्फ ईजी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम मदर से, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। लेकिन वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन पे कि उसको फादर से क्या इनहेरिट हुआ है। इफ़ द चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर it will be a girl. If it inherit Y chromosomes from the father, it will be a boy. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से आने वाले। वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर में से है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा बहुत जो हेर फेर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जैसे सीट से कन्वर्ट करके रेशियो में कैसे लिखना है, रेशियो से आपको डायरेक्ट आए तो कैसे लिखना है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको कैसे देना है, इसके बारे में मैंने सारी डिटेल दे दी है। होपफुली अगर आप इन 2 पार्ट को पढ़ेंगे तो इतना आपके लिए इनफ होगा। बस एक बार थ्योरेटिकली इन चीज़ों को आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।